हेलो। अच्छा जी, सो बेसिकली अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम शुरू करेंगे एलोकेटिव एफिशिएंसी का, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर आप कोई भी ईयर खोल के देख लें पास्ट पेपर में, वो फ्री मार्केट की एफिशिएंसी पूछ रहा है, मार्केट फेलियर पूछ रहा है, जो कि फ्री मार्केट की इनएफिशिएंसी ही है, एक तरह से इनएफिशिएंसी है फ्री मार्केट की, सोसाइटी पर्सपेक्टिव से, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन पूछ रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट समझ लो कि एक अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है ये। अच्छा, जहाँ तक बात एफिशिएंसी की है, तो एफिशिएंसी बेसिकली हमारे पास, हम एफिशिएंसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एफिशिएंसी, यानी इकोनॉमिक एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं। और जब हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास चार तरह की एफिशिएंसी निकलनी है इकोनॉमिक। एक तो निकल ली है एलोकेटिव, एक निकल ली है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एक निकल ली है डायनेमिक एफिशिएंसी, और एक निकल ली है एक्स एफिशिएंसी। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी हमारे पास चार है, हम चारों देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये एफिशिएंसीज़ हैं तो फिर इनएफिशिएंसीज़ भी यही होंगी ना। मेरे मिसाल के तौर पे अगर इकोनॉमिक एफिशिएंसीज़ हैं ये, तो इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज़ भी यही होंगी। तो एलोकेटिव इनएफिशिएंसी बन जाएगी, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी बन जाएगी, डायनेमिक इनएफिशिएंसी बन जाएगी, एक्स इनएफिशिएंसी बन जाएगी। देख भी चुके हैं मोनोपोली के अंदर एक्स इनएफिशिएंसी होती है। तो अगर एलोकेटिव एफिशिएंसी का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा होगा तो फिर वो एलोकेटिव इनएफिशिएंसी बन जाएगी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा होगा तो वो प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी बन जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक्स एफिशिएंसी का नहीं हो तो एक्स इनएफिशिएंसी बन जाएगी। अब सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं व्हाट इज एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी थोड़ा सा जो है ना, समझ लो कि कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट भी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो की मदद से आपको बड़ा आसानी से समझा दूँ। क्या है सर एलोकेटिव एफिशिएंसी? एलोकेटिव एफिशिएंसी बेसिकली इकोनॉमिक्स में किसी भी एक्टिविटी को कहते हैं। एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी कंजम्पशन भी हो सकती है, प्रोडक्शन भी हो सकती है, जहाँ पर मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। अच्छा, अब अगर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो प्रोड्यूसर के लिए मार्जिनल बेनिफिट उसकी प्राइस है, और मार्जिनल कॉस्ट तो आपको पता है प्रोड्यूसर का मार्जिनल कॉस्ट होती है, ठीक है। और तो P इक्वल्स टू MC, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव हो रही होगी। यानी प्रोड्यूसर एक ऐसी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा फ्री मार्केट के अंदर जहाँ पे P इक्वल्स टू MC होगा, वो क्वांटिटी एलोकेटिवली एफिशिएंट होगी। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हम बोलते हैं कि जब प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होती है, हम पढ़ चुके हैं यूटिलिटी थ्योरी के अंदर, वहाँ पर कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से जो है वो एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है। कंज्यूमर के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो मार्जिनल बेनिफिट होता है, मार्जिनल कॉस्ट उसकी प्राइस होती है। तो जहाँ पर P इक्वल्स टू MU है, वहीं पर MB इक्वल्स टू MC भी है, ठीक है। तो कंज्यूमर के लिए एलोकेटिव एफिशिएंसी किधर होगी? जब प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी होगी। तो हम कहते हैं सर फ्री मार्केट के अंदर ऐसी क्वांटिटी का प्रोड्यूस हो जाना जहाँ पर P इक्वल्स टू MC और P इक्वल्स टू MU हो, वहाँ पर फ्री मार्केट के अंदर एलोकेटिव एफिशिएंसी आ रही होती है। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वो क्वांटिटी होती है जहाँ डिमांड सप्लाई के बराबर होती है। तो जहाँ पर डिमांड सप्लाई के बराबर होगी, उस क्वांटिटी के ऊपर आपकी ये जो क्वांटिटी होगी, इस क्वांटिटी पे आपकी प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर भी होगी, प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर भी होगी। अब आपको पता है कि ऐसी क्वांटिटी जहाँ प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाए, वहाँ कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज हो जाता है, और एक ऐसी क्वांटिटी जहाँ प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए, वहाँ प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज हो जाता है। बड़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई नई बात नहीं है, पहले भी देख चुके हैं इसको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो क्या नाम है, हमारे पास कुछ और बातें मैंने लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ मैंने कहा रैशनल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, क्योंकि ये वर्ड्स डालने होंगे ना एग्जाम के अंदर। रैशनल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गेन करेगा बाय एक्सपेंडिंग द एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी को एक्सपेंड करेगा। अगर मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा वो एक्टिविटी करनी चाहिए। प्रोड्यूसर है तो प्रोडक्शन ज़्यादा करनी चाहिए, कंज्यूमर है तो कंजम्पशन ज़्यादा करनी चाहिए, और अपनी एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट कर देनी चाहिए अगर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट के बराबर है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी मैक्सिमाइज कहाँ हो रही होगी, एलोकेटिव एफिशिएंसी कहाँ अचीव होती होगी? जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो कंज्यूमर की अगर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट से ज़्यादा है तो उसको अपनी एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट कर देनी चाहिए। प्रोड्यूसर की अगर मार्जिनल कॉस्ट से मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट से कम है, या मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल बेनिफिट से ज़्यादा है, तो उसको भी अपनी प्रोडक्शन कम कर देनी चाहिए। रैशनल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग क्या हो रही होगी यहाँ पे, यानी इसको हम कहते हैं रैशनल चॉइसेस का होना। तो रैशनल इकोनॉमिक बिहेवियर हमें कहता है कि जी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करें एक्टिविटी अनलेस एंड अनटिल मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाए, फिर आप अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर दें, बिकॉज यहाँ पे आपके सारे गेन्स मैक्सिमाइज हो चुके हैं। एट दैट पॉइंट नो फर्दर गेन्स कैन बी मेड, द पर्सन इज एक्टिंग इन हिज और हर ओन प्राइवेट इंटरेस्ट, यानी कि अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कर चुके हैं हम, यानी कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कर चुका है। तो मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो चुका है, एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव हो चुकी है। इसको हम कहते हैं प्राइवेट एफिशिएंसी, यानी एलोकेटिव एफिशिएंसी दरअसल प्राइवेट एफिशिएंसी ही है। प्राइवेट एफिशिएंसी क्यों? क्योंकि उसके अपने वो प्राइवेट बेनिफिट्स को, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट्स को बेसिकली मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से इक्वेट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको प्राइवेट एफिशिएंसी भी बोलते हैं, बिकॉज कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर अपने सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं वी से दैट फ्री मार्केट्स आर एफिशिएंट,
जब हम कहते हैं फ्री मार्केट्स आर एफिशिएंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी अजम्पशन है कि हम बात कर रहे हैं परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट्स की, यानी वो इंडस्ट्री जो परफेक्टली कंपेरेटिव है, वो मार्केट्स जहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, वो आइडियलिस्टिक मार्केट है। तो उस केस के अंदर हम एक डिमांड सप्लाई डायग्राम बनाते हैं, और डिमांड जो है वो ऑब्वियसली वी नो के डिमांड इज ऑल्सो इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, and let's assume for the sake that there are no externalities, and in that case if there are no externalities and no market failure, then the private benefit would also equal social benefit. Let's assume that the supply curve, we know that the supply curve is our marginal cost curve, ये हमें पता है, marginal cost यानी marginal cost curve होता है supply curve, हमें पता है, और marginal cost कौन सी, marginal cost marginal private cost. Assuming there is no externality, there is no external cost, so marginal private cost would also equal your marginal social cost. तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आउटपुट जो आएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो आएगी, यानी फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम वेयर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, ये वो पॉइंट होगा जहां पर आपका कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहा होगा। आपको नजर भी आ रहा है कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहा है, तो ये जो ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है, ये दरअसल हमारे सोसाइटी के गेन्स को मैक्सिमाइज कर रहा है, टोटल सरप्लस को मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है, टोटल सरप्लस इज द सम ऑफ कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, वी नो दैट। तो इस पॉइंट पे हमारी एलोकेटिव एफिशिएंसी आ रही है, कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा, वही कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, सबको पता है प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है, प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। सोशल कॉस्ट क्या होती है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट होती है। सबको पता है एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट टू थर्ड पार्टीज़। ठीक है, प्राइवेट बेनिफिट सबको पता है, बेनिफिट टू कंज्यूमर्स अपॉन कंजम्पशन है। सोशल बेनिफिट क्या है, इट इज़ अ सम ऑफ प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। वी ऑल नो व्हाट एक्सटर्नल बेनिफिट इज, दैट इज द पॉजिटिव, द बेनिफिट टू थर्ड पार्टीज हु आर नॉट पार्टी टू ट्रांजैक्शन। मार्जिनल सोशल कॉस्ट सबको पता है क्या है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज द एक्स्ट्रा सोशल कॉस्ट दैट इज इनकर्ड बाय प्रोड्यूसिंग बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो हम कहते हैं कि इन अ फ्री मार्केट दैट इज़ अ परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट की अगर हम बात करें, अगर फ्री मार्केट परफेक्टली कंपेरेटिव है, हमारी अजम्पशन क्या है कि देयर इज़ नो एक्सटर्नल कॉस्ट और नो एक्सटर्नल बेनिफिट, यानी एक्सटर्नैलिटीज़ है ही नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसलिए मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर है, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर है। ठीक है जी, ओके। फिर हम ये बात कर रहे हैं कि फ्री मार्केट के अंदर जो इक्विलिब्रियम है फ्री मार्केट का, फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम यानी परफेक्टली कंपेरेटिव इक्विलिब्रियम, यानी कि डिमांड सप्लाई के बराबर है, यानी परफेक्टली कंपेरेटिव इंडस्ट्री की डिमांड परफेक्टली कंपेरेटिव इंडस्ट्री के सप्लाई के बराबर है। देयर इज एन एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, इसका मतलब एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव हो रही है फ्री मार्केट के अंदर, अज्यूमिंग कि वो मार्केट परफेक्टली कंपेरेटिव है। अब हम इस डायग्राम की एनालिसिस करेंगे, इस डायग्राम को डेप्थ में जाकर देखेंगे कि डायग्राम हमें क्या बताना चाह रहा है। ये डायग्राम हमें बता रहा है कि देखो इस पॉइंट पर, यानी एट दिस पॉइंट हमारा मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, यानी इस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने का टोटल मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, विच मीन्स के एट एवरी पॉइंट बेसिकली, विच ऑल्सो मीन्स के दैट यानी एट दिस पॉइंट, यू नो, एट दिस पॉइंट द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इक्वल्स टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, यानी एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव हो गई इस पॉइंट पे बिकॉज द प्राइवेट कॉस्ट इक्वल्स टू द प्राइवेट बेनिफिट, विच और यू कैन से द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इक्वल्स टू द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, नाउ वी नो कि एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव होती है जब मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव दिस इज वेयर पी इक्वल्स टू एम सी, फ्रॉम कंज्यूमर्स पर्सपेक्टिव दिस इज वेयर पी इक्वल्स टू एम यू। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहा है, हमें नजर आ रहा है रेड शेडेड एरिया से, इधर हमारा कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहा है, हमें नजर आ रहा है ब्लू शेडेड एरिया से। इसका मतलब एलोकेटिव एफिशिएंसी जो फ्री मार्केट्स में परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट्स में अचीव हो रही होगी, वहाँ पर हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहा होगा, ये लिख कर आओगे, टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहा होगा, सोसाइटी मैक्सिमम गेन्स अचीव कर रही होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर इन अ फ्री मार्केट, अज्यूमिंग के परफेक्टली कंपेरेटिव इंडस्ट्री है तो। और अगर तुम साथ साथ ये भी अज्यूम करके चल रहे हो कि जी एक्सटर्नैलिटीज़ है ही नहीं, अगर तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि यार एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं है, अगर तुम्हारी अजम्पशन है कि एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं है, तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पर हमारा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल सोशल मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के बराबर होगा, इस पॉइंट पे हमारी प्राइवेट एफिशिएंसी अचीव हो रही है विच इज़ एलोकेटिव एफिशिएंसी इन अ कंपेरेटिव मार्केट। इसी पॉइंट के ऊपर अज्यूमिंग के देयर आर नो एक्सटर्नैलिटीज़, तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट भी जो कि प्राइवेट बेनिफिट ही है, अज्यूमिंग नो एक्सटर्नैलिटीज़, मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर हो रहा होगा जो प्राइवेट कॉस्ट ही है। तो इस केस के अंदर हमारे पास सोशल एफिशिएंसी भी अचीव हो रही होगी। तो अगर हम ये कहते हैं कि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के जिस क्वांटिटी पे बराबर होता है, यानी कि परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट
मार्केट में, जो कि फ्री मार्केट के अंदर है, टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहा है, तो फिर अज्यूमिंग के कोई एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं है और अज्यूमिंग के यही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सोशली एफिशिएंट क्वांटिटी भी है, तो जो टोटल सरप्लस हमारा होता है विच इज़ द सम ऑफ प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर सरप्लस, ये हमारा सोसाइटी का सरप्लस ही बन जाता है। यानी कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है जो कि टोटल सरप्लस है, हम कह रहे हैं कि एट दिस क्वांटिटी हमारा ये सरप्लस अगर मैक्सिमाइज हो रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे हमारा सोशल सरप्लस भी मैक्सिमाइज हो रहा है, बिकॉज इस पॉइंट पे नेट सोसाइटी के गेन्स भी मैक्सिमाइज हो रहे हैं, अज्यूमिंग कि देयर इज नो एक्सटर्नल कॉस्ट। तो जब हम फ्री मार्केट की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम फ्री मार्केट की एफिशिएंसी में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे, बल्कि सोशल एफिशिएंसी, सोसाइटी के गेन्स की बात भी कर रहे हैं। अजम्पशन देयर इज नो एक्सटर्नैलिटी, देयर इज नो मार्केट फेलियर। ठीक है, मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, ये सब चीज़ें लिख कर आओगे, मार्क्स आपको ऐसे पानी हॉट केक की तरह मार्क्स मिलेंगे। जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, हम कह रहे हैं फ्री मार्केट में इक्विलिब्रियम के ऊपर एलोकेटिव एफिशिएंसी टेक्स प्लेस। अब इसको ज़रा मजीद डेप्थ में जाके बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर हमें पता है डिमांड सप्लाई के बराबर है। जब डिमांड सप्लाई के बराबर होगी तो देखें डिमांड क्या है, डिमांड इज बेसिकली योर मार्जिनल बेनिफिट, व्हाट इज सप्लाई, मार्जिनल कॉस्ट, तो वही बात होगी ना, मार्जिनल बेनिफिट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सो दिस रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल सरप्लस और सोसाइटी सरप्लस अज्यूमिंग नो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। टोटल सरप्लस क्या है, कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, रेक्टेंगल एबीसी जो नजर आ रहा है हमें, ये रेक्टेंगल एबीसी, ये जो एबीसी मैंने मार्क किया हुआ है ब्लू प्लस रेड, ये वो शो कर रहा है। दूसरी चीज़, जब एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव हो रही होगी तो खाली टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज नहीं हो रहा होगा, बल्कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेट सोशल सरप्लस भी हो रहा होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेट सोशल बेनिफिट, सॉरी नेट सोशल बेनिफिट, सोसाइटी के नेट सोशल बेनिफिट, यानी सोसाइटी अपना नेट सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज कर रही होगी, बिकॉज उस क्वांटिटी पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर भी है एट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो सोसाइटी नेट सोशल वेलफेयर भी मैक्सिमाइज करी है, इसका मतलब सोशल एफिशिएंसी भी अचीव हो रही है। यानी एलोकेटिवली एफिशिएंट आउटकम जो है, एलोकेटिवली एफिशिएंट आउटकम जो है वो सोशली ऑप्टिमम आउटकम भी है, जहां पे सोशल एफिशिएंसी भी अचीव हो रही है। तो एलोकेटिवली एफिशिएंट आउटकम, सोशली ऑप्टिमम आउटकम और सोशली एफिशिएंट आउटकम भी हमारा बन जाता है। Any quantity beyond Q star would mean कि marginal social cost marginal social benefit से ज़्यादा है। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेसिकली ये है, बहुत सिंपल है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिमांड है, ठीक है, इसके ऊपर मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर है। ये सप्लाई है जहाँ पे मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर है। मैं कह रहा हूँ इधर आपका सोसाइटी का वेलफेयर और कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आप ये क्यू स्टार सोशली ऑप्टिमम लेवल है, सोशल एफिशिएंसी अचीव हो रही है जहाँ पे सोसाइटी का सरप्लस, ये सोसाइटी सरप्लस और टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ अब कि देखें, अगर आप मिसाल के तौर पे Q1 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी you're प्रोड्यूसिंग ओवर प्रोड्यूसिंग थी, ये जो एक्स्ट्रा यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सही है, इन एक्स्ट्रा यूनिट्स की अगर आप देखो दैट फॉर ईच एडिशनल यूनिट दैट यू आर प्रोड्यूसिंग अप टिल Q1 बियॉन्ड Q स्टार, the social cost is exceeding the social benefit, right? The social cost, the marginal social cost exceeds the marginal social benefit, and you can see that this results into a deadweight loss, right? It results into a deadweight loss because you are misallocating your resources. You're आपने over allocation कर दी, यानी society, यानी इन एक्स्ट्रा यूनिट्स की जो सोशल कॉस्ट है थ्रू सोसाइटी इज मोर देन द सोशल बेनिफिट। द सोसाइटी loses more than it gains because for each additional unit that you're producing, your social cost exceeds social benefit. So there's a deadweight loss. So it's also representing allocative inefficiency. It's representing social inefficiency. Too much of the resources have been allocated. Too much. There's a misallocation, clear misallocation of resource, right? और अगर आप जो हैं वो let's say if you produce below Q star, let's say you produce Q2 that is below Q star, so for each additional units up till Q star, the marginal social benefit exceeds the marginal social cost, right? So again, this also results into a deadweight loss of welfare because this is your marginal social benefit and this is your marginal social cost, which means that more should have been produced. So this is a deadweight loss, which means that it's representing a loss of welfare to society. Clearly there is a loss of welfare to society here because the society is under allocating resources or misallocating resources. It should produce more of this good because for each additional unit the marginal social benefit would exceed the marginal social cost. The society must make sure that it gains by producing more of this outcome, right? And इधर तो हमारी assumption देखें, इधर हमारी assumption क्या है? इधर हमारी assumption है कि सोशल बेनिफिट और प्राइवेट बेनिफिट इक्वल है। तो आप ये कह सकते हो कि तो
एक तो सोसाइटी के परस्पेक्टिव से आप बात करे हो ना कि फॉर ईच एडिशनल यूनिट द सोशल बेनिफिट एक्सीड सोशल कॉस्ट, सो नेट गेन्स टू सोसाइटी आप मजीद ला सकते हो अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ठीक है ना। तो अब क्योंकि आप नहीं कर रहे तो ये डेड वेट लॉस हो रहा है। अब क्योंकि मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट के बराबर भी है और मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के बराबर भी है, तो आप ये कह सकते हो कि यार, आप ये कह सकते हो कि ये जो पूरा एरिया है ये डेड वेट लॉस ऑफ वेलफेयर नहीं है खाली, बल्कि ये डेड वेट लॉस ऑफ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस भी है। देयर इज एलोकेटिव इनएफिशिएंसी एट दिस पॉइंट। व्हाई? बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई। Because if you make this diagram again over here like this, so let's say this is Q star and you're producing, and this is your marginal private benefit which is equal to marginal social benefit, and this is your marginal private cost which is equal to marginal social cost, and you're producing this much. So obviously if you're producing less, so there is a, first of all it means that ये जो area है there's a loss, this is representing a loss of consumer surplus and this is representing a loss of producer surplus. So if you're producing less than Q star, if you're producing less than socially optimum, or you're producing less than allocatively efficient outcome, or you're producing less than private optimum, assuming that private optimum and social optimum are the same, so if you're producing less than this, so it means कि ये वाला जो triangle है ये loss of consumer surplus represent कर रहा है, ये वाला triangle loss of producer surplus represent कर रहा है। तो अगर society के perspective से बात करोगे, बहुत देखो मेरी बात ना बड़े गौर से सुनना, दो perspective है। अगर सोसाइटी के परस्पेक्टिव से बात करोगे तो सोशल कॉस्ट मोर देन सोशल बेनिफिट कहना, तो कहते हैं ना कि यार ये डेड वेट लॉस ऑफ वेलफेयर है, बिकॉज द सोशल उल्टा बोल दिया। अगर सोसाइटी के परस्पेक्टिव से बात करोगे तो सोशल बेनिफिट मोर देन सोशल कॉस्ट है ना, तो डेड वेट लॉस ऑफ वेलफेयर हो रहा है, बिकॉज फॉर ईच एडिशनल यूनिट सोशल बेनिफिट इज मोर देन सोशल कॉस्ट। तो सोशल वेलफेयर का लॉस हो रहा है, सोशल इनएफिशिएंसी आ रही है, तो अंडर एलोकेशन हो रही है। अगर एलोकेटिव इनएफिशिएंसी में प्राइवेट एफिशिएंसी के परस्पेक्टिव से बात करोगे, देखो एलोकेटिव एफिशिएंसी भी दो है ना। एलोकेटिव एफिशिएंसी में प्राइवेट एफिशिएंसी का पर्सपेक्टिव है जहाँ पे प्राइवेट बेनिफिट प्राइवेट कॉस्ट के बराबर है, यानी मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के बराबर है। और एलोकेटिव एफिशिएंसी में एक सोसाइटी सोशल एफिशिएंसी का भी एस्पेक्ट है जहाँ पर मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर है। तो अगर तुम ये कह रहे हो Q2 प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें सोशल एफिशिएंसी की बात कर रहे हो, तो फिर मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट को कंपेयर करना। अगर प्राइवेट एफिशिएंसी की बात कर रहे हो तो फिर मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट को कंपेयर करना। और जब तुम मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से कंपेयर करोगे और तुम बोलोगे कि आप Q2 यूनिट्स बना रहे हैं, सो क्लियरली अगर आप Q2 यूनिट्स बना रहे हैं, सो एक पोटेंशियल कंज्यूमर सरप्लस आप अर्न कर सकते थे ज़्यादा यूनिट्स बना के जो आप नहीं कर रहे, और आप पोटेंशियल प्रोड्यूसर सरप्लस अर्न कर सकते थे ज़्यादा यूनिट्स बना के जो आप नहीं कर रहे। और इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है सोचने का, वो ये है कि देखें ये सारा का सारा रिप्रेजेंट कर रहा है एलोकेटिव, ये बेसिकली डेड वेट लॉस है, और ये डेड वेट लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार आपने टू लेस प्रोड्यूस किया है। बिकॉज अगर आप देखें टेक्निकली, अगर आप देखें तो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट क्या है? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल यूटिलिटी है ना, कंज्यूमर की यूटिलिटी है, और मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट आपकी बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट है। तो अगर आप ये देखें कि इधर आप ये देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, सो फॉर ईच एडिशनल यूनिट द मार्जिनल यूटिलिटी दैट द कंज्यूमर ऑब्टेन्स इज मोर देन व्हाट इट कॉस्ट द प्रोड्यूसर टू मेक इट. So the value the consumer is placing on each additional unit, is more than what it costs the producer to produce. Which means that the consumer is ready to pay more, right? Which means that there is a potential consumer surplus that the consumer is not able to achieve now or realize or internalize because you are not providing him that output. Right, and because the consumer is willing to pay more than what it costs the producer to produce, there's a potential producer surplus as well, which the producer could internalize if it produces more of that outcome, right? So ये एक और पर्सपेक्टिव, ये एक और एंगल है लिखने का। ये बड़े मज़ेदार 2-3 एंगल्स हैं जिसमें तुम लिखोगे ना एफिशिएंसी को, तो बिल्कुल हॉट केक की तरह तुम्हारा पेपर सेल होगा। तो समझो हॉट केक की तरह सेल होगा पेपर तुम्हारा, मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को। ये 2-3 पर्सपेक्टिव्स में तुम 2-3 एरियाज कंसिडर करो। सिमिलरली अगर एक और पर्सपेक्टिव ये भी है कि यार अगर ये प्राइवेट ऑप्टिमम है और ये सोशली ऑप्टिमम भी है, और अगर तुम मिसाल के तौर पे इधर प्रोड्यूस कर रहे हो, ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट के बराबर भी है, ये मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर भी है। अगर तुम लेट सपोज प्रोड्यूस कर रहे हो इधर कि ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, Q1 प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो हमने कहा ये डेड वेट लॉस है, तो तुम बोलोगे यार फॉर ईच एडिशनल यूनिट
the social cost, marginal social cost exceeds the marginal social benefit. So there's a deadweight loss of welfare. The society is misallocating the resources. Too much is being produced. इसी तरीके से एक और बात भी है कि अगर तुम ये देखो, अगर तुम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, so there is also a deadweight loss. इधर भी there is a deadweight loss of consumer and producer surplus. क्यों? Because उसकी वजह ये है कि इस क्वांटिटी पे कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज हो रहा है, इस क्वांटिटी पे Q स्टार पे. अगर तुम Q1 प्रोड्यूस करोगे, सही है, सो ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ये नीचे वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस. अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब तुम ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो देन Q स्टार, ठीक है, सो ये तुम्हारा प्राइवेट बेनिफिट है, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, सॉरी ये तुम्हारी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है, ये तुम्हारा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट है, ठीक है. जब तुम ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, सो basically for every extra unit the private cost is more than the marginal cost is more than the marginal benefit, which means that the value the consumer is placing on the good is less than what it costs the producer to produce, right? So in that sense what we are saying is that the producer shouldn't have been producing those units and the consumer shouldn't have been consuming those units. But if you're producing more of these units and forcing the consumer to buy it, then assuming that the consumer buys all those extra units, it means that the value or the benefit or the value the consumer places on those extra units is less than what it costs the producer to produce, right? So there's clearly a deadweight loss of consumer and producer surplus represented by this triangle, right? तो ये एक और पर्सपेक्टिव भी है. तो ये एलोकेटिव इनएफिशिएंसी रिप्रेजेंट कर रहा है. जहाँ तक तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है, वहाँ तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि एलोकेटिव इनएफिशिएंसी क्या है, ताकि तुम एलोकेटिव इनएफिशिएंसी को बता सको. बच्चे ज़्यादातर एलोकेटिव इनएफिशिएंसी को बता के आ रहे होंगे मोनोपोली के पर्सपेक्टिव में, और वो हम देखेंगे आगे जाके. लेकिन भाई एलोकेटिव इनएफिशिएंसी के 2-3 पर्सपेक्टिव हैं. वो फिर फ्री मार्केट, फिर वो मार्केट स्ट्रक्चर में एलोकेटिव इनएफिशिएंसी तो आती ही आती है, लेकिन तुम्हें इधर इस तरह भी बताना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो. लेकिन देखिए बात ये कि परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट में ऐसा होगा नहीं ना आप कम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, ना ये डेडवेट लॉस अराइज होगा, ना ये डेडवेट लॉस अराइज होगा, बिकॉज परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट्स तो प्रोड्यूस Q स्टार पे करेंगी, तो ये अराइज ही नहीं होगा इन एनी केस, ठीक है. लेकिन पता होना चाहिए. दूसरी आप ये बात समझ लें कि जैसा मैंने आपसे कहा, इसी तरीके से खैर ये वाली वही बात लिखी हुई है कि एनी क्वांटिटी बियॉन्ड Q स्टार वुड मीन कि सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट से ज़्यादा है, वेयर द सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दोज एक्स्ट्रा यूनिट्स एक्सीड द सोशल बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग. हेंस टू मच इज प्रोड्यूस एंड देयर इज क्लियरली अ मिस एलोकेशन एंड कॉजिंग अ डेडवेट लॉस रिजल्टिंग इन सोशल इनएफिशिएंसी. कि सोशल इनएफिशिएंसी अचीव नहीं हो रही है, ठीक है.